Subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं जे कांस्टेंट के बारे में, जिसे हम एनएमआर कपलिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं, जो कि एक तरीके से एनएमआर स्पिन स्पिन कपलिंग और स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग का ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। So if you want to watch my previous videos regarding the NMR spectroscopy or spectroscopy, you can check the description box below for the link. इसके अलावा आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in विजिट कीजिए, वहाँ से आप नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। So let's discuss about the topic. So J constant. तो J constant को समझने से पहले हमें स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग या स्पिन स्पिन कपलिंग को भी थोड़ा समझना पड़ेगा। पिछली वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था डिटेल्ड में, आज हम बात करेंगे शॉर्ट में। ठीक है, पिछले वीडियो में कुछ और एग्जांपल लिए थे, आज हम कुछ और एग्जांपल ले रहे हैं। आज हम ले रहे हैं CH3 CH2I का एग्जांपल। अब देखिए, ये जो हमारा है, समझ लीजिए ये दो हाइड्रोजन अलग अलग इन्वायरमेंट के हैं, एक ये और एक ये। दोनों ही sp3 हैं, नो डाउट, लेकिन दोनों का जो इन्वायरमेंट है वो अलग अलग होगा, तो इसलिए हमको दो पीक मिलेगा। ठीक है, और अगर हम थ्योरेटिकली बात करें, जो हमारा एक्सपेक्टेड पीक्स है वो आपके अप्रॉक्सीमेटली CH3 के लिए 1.83 ppm पे आना चाहिए। यहाँ पे ये हमारा TMS के लिए है। ठीक है, जो हमारा क्या है TMS, जो केमिकल सीट पढ़ते हैं ना, जिसमें आपका ये 0 है, वहाँ पे इसका आता है। तो उसके रेफरेंस में बात करते हैं सारी चीज़ों का। तो इसका जो अप्रॉक्सीमेटली आएगा 1.83 ppm आएगा किसका, CH3 का। और जो CH2 है वो आपके 3.2 के अप्रॉक्सीमेटली आएगा। ठीक है, क्यों आएगा? क्योंकि आपका जो केमिकल शिफ्ट है उससे बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जिसमें आपका इंडक्टिव इफेक्ट भी होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट हो या नेगेटिव इफेक्ट हो। क्योंकि आपके इन CH2 इन हाइड्रोजन में जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो आप उसमें आपका CH3 भी है और I भी है। तो उनकी वजह से उनमें कुछ इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से उनका जो केमिकल शिफ्ट है, चाहे भले वो sp3 क्यों ना हो, बट अलग अलग जगह पे अलग अलग पिक्स आते हैं। इसलिए आपके एनएमआर में आपको मल्टीपल पिक्स मिलेंगे सेम हाइड्रोजन एटम के। ठीक, तो इस तरीके से हमारा एक्सपेक्टेड, ये क्या हमारा, दिस इज द एक्सपेक्टेड, यहां पे आना चाहिए और सिंगल पिक होना चाहिए। लेकिन बट आप जब देखोगे एनएमआर पिक्स को, तो वहां पे सिंगल पिक आपको दिखाई नहीं देती, वहां पे मल्टीपल पिक्स आपको दिखाई देते हैं। मल्टीपल पिक्स किस तरीके से आएंगे, कितना आएंगे, किस हाइड्रोजन का कितना आएगा, उसके हम पास्कल रूल से हम इजी समझ सकते हैं, जिसका है फार्मूला है n+1। n+1। ठीक, n क्या होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एडजेसेंट कार्बन एटम। जैसे कि बात करें इस CH3 के लिए पीक कितना आएगा, वो डिपेंड करेगा इसकी जो बगल में कार्बन एटम है उसमें जो हाइड्रोजन एटम है उसका कितना नंबर है। अगर वो कितना इसमें 2 है तो n+2 कितना होगा, यहाँ पे 2 + 1 = 3। तो ये आएगा ट्रिपलेट फॉर्म पे इस CH3 के लिए। जबकि इस CH2 के लिए कितना आएगा, ये आपका किसके लिए होगा, ये होगा CH3 के लिए। बात करें इस CH2 की, तो इस CH2 के जो कार्बन एटम है उसमें जो एडजेसेंट कार्बन एटम है उसमें जुड़ा हुआ है 3 हाइड्रोजन एटम। तो क्या होगा इसमें 3 + 1, तो आ गया 4। तो इसमें आपके मल्टीप्लेट या क्वाड्रेट इसमें आएंगे। इसके लिए ये हो गया CH2 के लिए, ये हमने सीखा था। इसके अलावा क्यों आता है हम आगे बात करेंगे ही। अब बात करें पास्कल रूल्स की, तो उसमें जो पिक्स बनेंगे उनका जो इंटेंसिटी है वो क्या सेम होगा, तो सेम नहीं होता है। उनकी इंटेंसिटी अलग अलग रेशियो में होती है, और वो पास्कल ट्राइंगल से हम ये समझ सकते हैं 1 1 1 1 2 1। अब ये कैसे आते हैं, देखिए सिंपल है, ये 1 है, अब यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, अब यहाँ पे फिर 1 लिखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 हो गया, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 1 लिखिए, इन दोनों को ऐड कीजिए, नॉट मल्टीप्लाई, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, इन दोनों को ऐड कीजिए 3 होगा, इसको फिर 1, यहाँ पे 1 लिखिए फिर वापस, और इनको ऐड करेंगे तो 4, इनको ऐड करेंगे तो 6, इनको ऐड करेंगे तो फिर आपका 4 और इसको 1। आगे अगर और होंगे, ये क्वाड्रेट है, ये आपके मतलब एक तरीके से क्वाड्रेट है, आपका ये पेंटालेट है, आपका हेप्टालेट होगा, तो उस तरीके से आपको क्या आएंगे, इधर आपका फिर 1 होगा, इधर आपका कितना होगा 5, 6 और 4 10, इधर 10, इधर 5 और 1। इस तरीके से अलग अलग इंटेंसिटी आते हैं। क्यों आएंगे हम आगे बात करेंगे ही। देखिए एग्जांपल को, यहाँ पे इस तरीके से ओरिएंटेशन है, मान लो ये हमारा नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरफ आगे बढ़ेगा। तो उसके केस में जो आपका ओरिएंटेशन है हमारे मैग्नेटिक मूवमेंट का, इन जो हाइड्रोजन एटम्स हैं उन पे मैग्नेटिक मूवमेंट का जो ओरिएंटेशन किस तरह होगा, पैरेलल होगा। तो इस तरीके से मान लो ये हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि सारे जो हैं वो इसी तरीके से आपके अरेंज हो, है ना।
तो उनकी अरेंजमेंट अलग अलग हो सकती है। तो ये जो हाइड्रोजन एटम है, इनमें जो हाइड्रोजन एटम है उनका जो ओरिएंटेशन है वो इसके जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अफेक्ट करता है, और इसमें जो हाइड्रोजन एटम है उनका जो ओरिएंटेशन है इनमें जो पड़ने वाले मैग्नेटिक फील्ड है उसको अफेक्ट करता है। अगर वो पैरेलल हैं एक दूसरे के तो मैग्नेटिक फील्ड को रेनफोर्स करेंगे, मतलब उसका जो फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो हाई होगा, मतलब एक तरीके से डीशिल्डेड होगा वो। और अगर वो अपोजिट में है तो एक तरीके से अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेंगे तो वो शिल्डिंग की तरह काम करेंगे। ठीक, तो डीशिल्डिंग में डेटा आपका जो पीक है वो इस तरफ आएगा। इधर का एरिया क्या है, इधर का एरिया हमारा है डीशिल्डेड एरिया, इधर का एरिया क्या है, शिल्डेड एरिया। ठीक है, अब देखिए, अब मान लेते हैं ये आपका पीक किसका है, ये आपका है 3.2, इस CH2 का है। इस CH2 का पीक में 3 आपके हैं, तो या तो पॉसिबिलिटीज, पहला पॉसिबिलिटीज क्या होगी, पहला पॉसिबिलिटीज ये कि जो तीनों आपके क्या हैं, तीनों आपके जो हाइड्रोजन एटम हैं वो आपके मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही अरेंजमेंट हो, तो उससे इस पे पड़ने वाले मैग्नेटिक फील्ड जो फील्ड है वो बढ़ जाएगा, तो रिक्वायर्ड फील्ड क्या होगा, कम होगा, तो एक तरीके से इसमें डीशिल्डिंग इफेक्ट होगा। तो जो एक्सपेक्टेड पीक था वो यहाँ पे आना था, वो ना आके यहाँ पे आएगा, मान लेते हैं इस तरीके से पीक आपका एक पीक हमको देखने को मिलेगा। ठीक, जब तीनों पैरेलल ही ओरिएंटेड होंगे तो अब मान लो पॉसिबिलिटीज ये भी हो सकती है कि उनमें से एक जो है वो एंटी पैरेलल हो, तो जब एंटी पैरेलल होगा तो जो डीशिल्डिंग है थोड़ी सी कम होगी। ठीक है, तो यहां पे एक पीक आपको देखने को मिलेगा, मान लेते हैं इस तरीके से, है ना, वो समझने के लिए है इस तरीके से। अब समझिए ये इसकी इंटेंसिटी अगर 1 है तो इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, ये आपका देखिए इस पॉइंट को यहाँ पे 3 है, 3 होगा, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटीज 3 हैं। 3 आपके हैं, आपके 3 हाइड्रोजन एटम हैं, 3 का ओरिएंटेशन पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो इसमें से आपका अगर मान लो इस तरीके से 2 आपके पैरेलल है, एक एंटी पैरेलल है, इसमें वापस ये आपका एंटी पैरेलल है, बाकी ये दोनों पैरेलल हैं, फिर इसमें ये एंटी पैरेलल, 2 पैरेलल, तो ये 3 पॉसिबिलिटीज होंगी, तो इंटेंसिटी कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, तो ये आपका है डीशिल्डिंग एरिया पे। अब बात करें शिल्डिंग एरिया पे, जब वो आपके जो अपोजिट डायरेक्शन पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपके हाइड्रोजन एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो ओरिएंटेड है तो उसमें शिल्डिंग इफेक्ट होगी, तो यहाँ पे आना चाहिए था, मतलब तो यहाँ पे कब आएगी, जब इन हाइड्रोजन एटम्स के मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहे हैं उनके मूवमेंट से वो अगर इनको कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा। तो क्या इसमें पॉसिबिलिटीज है, नहीं पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन एटम है, अगर 2 होंगे तो पॉसिबिलिटीज होती है कि वो अफेक्ट ना करे, लेकिन इसमें 3 है, इसलिए या तो वो तीनों के तीनों पैरेलल होंगे या 2 पैरेलल होंगे या उसमें से 2 एंटी पैरेलल होंगे या फिर तीनों एंटी पैरेलल होंगे, ऐसा हो सकता है। तो मान लेते हैं इस तरीके से, जिसमें से हमारा जो 2 है वो एक तरीके से क्या है, एंटी पैरेलल है, तो एक तरीके से वो अपोज कर रहा है, तो वो शिल्डिंग क्रिएट कर रहा है, तो जो एक्सपेक्टेड था वहां पे ना के आपके शिल्डिंग एरिया पे आएगा, यहां पे आएगा सपोज। ठीक है, जो इसका भी इंटेंसिटी कितना होगी, 3 होगी। ठीक, और बात करें अगर तीनों ही एंटी पैरेलल होंगे तो उसमें शिल्डिंग और क्रिएट होगा, तो शिल्डिंग यहां पे पिक आएगी, इसकी रेशियो कितनी होगी, 1 रेशियो होगी। ठीक है, तो जितने बार हाइड्रोजन जब जो है एंटी पैरेलल होते रहे हैं तो उतने बार कुछ ना कुछ आपका जो पीपीएम है वो शिफ्टअप हो रहा है, और ये जो शिफ्टअप है वो एक तरीके से क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। जैसे कि मान लेते हैं इसमें एग्जांपल में आपका अप्रोक्सीमेटली जो है एक, अगर आपका रोटेशन कम हो रहा है तो एक तरीके से उसमें 7 हर्ट्ज का डिफरेंस आएगा, तो आपके हर बार जब मूवमेंट जो है अपोजिट डायरेक्शन पे होगा तो इसमें आपके 7 हर्ट्ज का अप्रोक्सीमेटली आपका डिफरेंस आता है, अप्रोक्सीमेटली 7 हर्ट्ज का, आगे देखेंगे ही। तो इसे ही बोलते हैं हमको जे कांस्टेंट। और ये जो इफेक्ट है इस हाइड्रोजन एटम की वजह से हो रहा है, ये जो CH2 है इसमें जो इफेक्ट है वो इस हाइड्रोजन एटम हो रहा है, और इनमें जो इफेक्ट है वो इसकी वजह से होगा। तो यहाँ पे देखिए सेम,
अगर अब बात करें इन पे इनका क्या इफेक्ट होगा, तो इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है तो 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो आपके दोनों ही आपके पैरेलल होंगे तो उसमें डिसिल्डिंग होगा इस तरीके से, या फिर दोनों एक एंटी पैरेलल एक पैरेलल होगा तो एक तरीके से आपस में नलीफाई हो जाएंगे, नलीफाई होंगे तो एक तरीके से इनमें पीक जो है एग्जैक्ट सेम पे आएगा, और एक जो है आपके सिल्डिंग ए पे आएगा इस तरीके से। ठीक, तो ये होगा 1:2:1 अगर वो ट्रिपलेट है तो, और इनके बीच का डिस्टेंस है वो भी एग्जैक्ट सेम होगा, ये है जे कांस्टेंट। और ये जे कांस्टेंट दोनों के लिए, इसके लिए भी इक्वल है, इसके लिए भी इक्वल है। तो याद रखिए अगर दोनों ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन के हैं तो जे कांस्टेंट इक्वल होगा। अगर सामने वाला हाइड्रोजन एटम जो है अगर वो sp2 होगा तो जाहिर सी बात है वो sp3 जैसा बिहेव नहीं करेगा, वो जो मेरे ऊपर इफेक्ट डालेगा। मान लेते हैं सपोज एग्जांपल के लिए लेते हैं, ये आपका CH3 है और ये हमारा है CH डबल बॉन्ड CH2, और एक हमारा है CH3 CH2I। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन एटम का जो अफेक्ट है या इस हाइड्रोजन इफेक्ट है इस पे, वो दोनों ही सेम क्या होगा, नहीं होगा, वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इसलिए दोनों के केस में जो हाइड्रोजन एटम्स की बात करें, जिसमें सॉरी जे कांस्टेंट की बात करें, वो दोनों अलग अलग होते हैं। तो आप आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जे कांस्टेंट है क्या। तो अप्रोक्सीमेटली बात करें इस केस में इस तरीके से पीक आती हैं। जो जे कांस्टेंट है वो कितना होता है, वो होता है 7.5 हर्ट्ज का आपका जे कांस्टेंट। ठीक, तो अगर जो आपका ये सील्डिंग से एक मूव करेगा तो वो 7.5 हर्ट्ज इधर आएगा, फिर इधर, फिर इधर। तो इस तरीके से हर में 7.5 हर्ट्ज का डिफरेंट होगा, और ये दोनों ही एक तरीके से सेम होंगे। तो यहाँ पे जे और यहाँ पे जे दोनों ही क्या हैं, सेम कैटेगरी के हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। ये आपके 3 एग्जाम्पल हैं। सपोज इसमें जो जे है वो आपका 7 है, इसमें जो जे है, ये जो जे की वैल्यू है ना, जे की वैल्यू जो है ये आपका जे की वैल्यू है यहाँ पे सपोज जे की वैल्यू 5 है, यहाँ पे सपोज जे की वैल्यू 7 है, यहाँ पे क्या है, जे की वैल्यू 5 है। तो आप इसमें ये समझ सकते हैं कि भाई ये भी तो ट्रिपलेट, ये भी ट्रिपलेट, ये भी ट्रिपलेट, तो क्या तीनों सेम है? तीनों सेम नहीं है। आपके ये जो हैं इसकी जो पीक होगी और इसकी जो पीक होगी, ये दोनों का जी क्या है, सेम है। इसका मतलब दोनों ही एक ही तरीके के कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं, जो कि sp3 होगा, जबकि ये इक्वल नहीं है। मतलब या तो एक sp2 हो सकता है या किसी और एटम से जुड़ा हो सकता है, जबकि बात करें इसकी और इसकी, वो सेम है। तो ये आपका सेम होगा, सिमिलर टाइप के जुड़े होंगे, और ये दोनों आपके सिमिलर होंगे। तो जे कांस्टेंट से हमको 2-3 चीजें आइडिया मिलता है। एक तो उनका जो स्प्लिटिंग हो रहा है वो कितने से आपके जो हर्ट्ज जो है वो चेंज हो रहा है, प्लस अगर दो पीक का अगर 2 का जो जे कांस्टेंट सेम होगा, उसका मतलब वो दोनों ही सिमिलर कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं, sp3 से या sp2 से, दोनों का सेम होगा। तो ठीक, तो कुछ एग्जाम्पल है, ये आप याद रखिए, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें जे कांस्टेंट आपको दिया गया है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको जे कांस्टेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया है कि जे कांस्टेंट क्यों इंपॉर्टेंट है आपके एनएमआर पीक में, एनएमआर पीक की जो इंटरप्रिटेशन है उसमें क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमको जानने के लिए कि कितना डिफरेंस आएगा उस पर, उसके अलावा जो स्प्लिटिंग का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, उसके अलावा आपके कितने टाइप के उसमें अलग अलग कार्बन एटम हैं, अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन के, sp है, sp2 है, sp3 है। तो ये आपको जानने को इजीली मिल जाता है। So I hope you like my videos. If you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment in the comment section. That motivates me for the coming videos. In last, thank you. Keep watching.